अच्छा जी। तो इसके अंदर आर्किटेक्चर एवोल्यूशन में हम ये चीज़ मेजर करते हैं कि आपका सिस्टम कितना बेहतर डिज़ाइन हुआ और वो जो सॉफ्टवेयर ड्राइव रिक्वायरमेंट ड्राइव हुई है उनको भी कंसिडर कर रहा है या नहीं। An evaluation can occur when an architect is considering design decision. It can occur after some portion of design has been completed. Can occur after final design has been completed. तो यानी डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए उसके बाद भी वैल्यूएशन करते हैं, या डिज़ाइन का कुछ पोर्शन हो जाए उसके बाद भी वैल्यूएशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और सम ऑफ द सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन टेक्निक आर जैसे आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस एंड टारा एक्सेट्रा। ठीक है जी। और आर्किटेक्चर एवोल्यूशन इन द इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड अडेप्टिंग। इसके बाद अगली फेज है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन इर्तका, कि इसके अंदर कितनी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। So evolution is the process of maintaining and adapting an existing software architecture to cater for requirement and environmental change। कि अगर रिक्वायरमेंट में चेंज आ जाए या एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए उसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेनेंस अडॉप्ट करनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं आर्किटेक्चर। उसकी वजह से जो आर्किटेक्चर में चेंज है उसको क्या कहते हैं आर्किटेक्चर एवोल्यूशन। A software architecture provides a fundamental structure of software system. Its evolution and maintenance would necessarily impact on fundamental structure। अब जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का एक मैप बन गया, बाद में आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिल्डिंग में अगर चेंज की तो मैप में भी चेंज करवाना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंज आती है, कुछ एवोल्यूशन आती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको उसके डिज़ाइन यानी आर्किटेक्चर के अंदर भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। एज सच architecture evolution is concerned with adding new functionality as well as maintaining existing functionality and system behavior। तो वो नया फीचर ऐड करने में या फीचर के चेंज करने में भी आपको आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। These activities Sporting activities take place throughout the core software architecture activities। तो ये जो कोर एक्टिविटीज हैं इनके साथ साथ इसको भी आपको चलाना। They are knowing management and communication, design, reasoning and decision making and documentation। तो वो जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, नॉलेज मैनेजमेंट भी है, कम्युनिकेशन भी है, डिज़ाइन रीजनिंग भी है, डिज़ाइन मेकिंग भी है और डॉक्यूमेंटेशन है। ये सारी एक्टिविटीज है जो आप इनके साथ साथ चलाते हैं। ठीक है जी। क्रिएट। अच्छा, अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, क्रिएट एन आर्किटेक्चर फॉर वेब एप्लीकेशन। हाउ कैन यू इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी बाय चेंजिंग द आर्किटेक्चर और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे फर्ज किया कि अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन है उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है और आपने इसकी रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना है। रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के बाद उसकी आर्किटेक्चर में क्या चेंज लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ISO 9126 इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस, इसके जो पैरामीटर है क्या है, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये जो चार पैरामीटर है ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है और डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी। अब देखें, यूज़र ये चाहता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। यूज़र ये चाहता है कि यूज आपके सॉफ्टवेयर की सपोर्ट
अवेलेबिलिटी हर टाइम हो, मतलब वेब बेस है तो हर 24 आवर्स चलना चाहिए ना। यूजबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें यूजर को यूज करने में कोई दिक्कत ना आए, यूज करने में यूजर फ्रेंडली हो, वो उसकी यूजबिलिटी आ गई। फिर उस सिक्योर हो कि डाटा उसका जो है वो मिस यूज ना किया जाए। ठीक है, ये यूजर की पर्सपेक्टिव से। अब डेवलपर ये चाहता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर वो है जो मेंटेनेबल है। क्या मतलब, उसमें अगर चेंज करना पड़े तो चेंज आसानी से कर सके। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का क्या मतलब है कि अगर वो ये कहते हैं कि हमने हार्डवेयर चेंज करना है, हमने हार्डवेयर चेंज करना है तो वो उस नए हार्डवेयर पे भी चल सके। ठीक है। और दूसरा जो है पोर्टेबल का ये भी हो सकता है कि अगर वो दोनों हो सकता है, हार्डवेयर पोर्टेबिलिटी भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी भी हो सकती है। कि वो कहते हैं कि हमने विंडोज से लाइनक्स के एनवायरनमेंट में अगर जाना है तो वहाँ पे भी चल जाए। फिर दूसरा रीयूजेबिलिटी, कि हमें अगर, अब ये जो रीयूजेबिलिटी है वो इस लिहाज से है कि हमने अगर इसमें से किसी पोर्शन को अगेन रीयूज करना है तो वो हमारे लिए इजी हो, ना कि हमें हर नई चीज के लिए या हर चेंज के लिए नए सिरे से री इन्वेंट रिवील करना पड़े, वो ना हो। यानी कंपोनेंट्स ऐसे हो जिनको रीयूज किया जा सके। मसलन अगर किसी ने कोडिंग ऐसे की है कि सारी कोई जो मॉड्यूलराइजेशन नहीं है, कोई मॉड्यूल्स नहीं बनाए, कोई क्लासेस नहीं बनाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर दफा स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। तो वो डेवलपर तो उसको अच्छा कोड नहीं समझेगा कि जनाब हमने जो नई चीज बनानी है उसका 80% काम पहले ही हुआ हुआ है, लेकिन हम इस काबिल ही नहीं है कि उस 80% काम को रीयूज कर सके। ठीक है, तो फिर वो उसके लिहाज से एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे थोड़ी सी चेंज करना पड़े और एग्जिस्टिंग को मैं यूज कर लूँ, तो इसका मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो रीयूजेबिलिटी को जो है वो वो क्या करता है, तो उसको हमारे लिए आसानी पैदा करता है। उसके बाद टेस्टेबिलिटी है कि किसी भी स्टेज पे अगर आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़े, उसकी टेस्टेबिलिटी की सपोर्ट हो। तो ये डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी के एट्रीब्यूट के हैं टाइम टू मार्केट, के मार्केट में चेंज आई, सॉफ्टवेयर फौरन अपने आप को उसके मुताबिक अकोमोडेट करें, उसके मुताबिक अपने आप को इस मार्केटिंग के टाइम को अपने आप को अडॉप्ट करें। कॉस्ट एंड बेनिफिट इसमें ये है कि ज़्यादा जो है कॉस्ट और बेनिफिट दोनों एक दाल में हो। ये ना हो कि कॉस्ट बढ़ती जा रही है और जो बेनिफिट है नहीं। ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम हो, प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम के हाँ, जो है वो लाइफ टाइम को अचीव करे। फिर टारगेटेड मार्केट के लिए भी सूटेबल हो, फिर इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम भी हो, फिर रोल बैक स्केजुअल भी हो। अब ये क्या चीज़ें है, इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम, ये है कि हमारा जो करंट सिस्टम चल रहा है वो उससे भी फायदा उठाए। यानी अगर उसके साथ उस वहां से कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़े, उसकी भी सपोर्ट दे। फिर टारगेटेड मार्केट का क्या मतलब है कि हमने एक नई मार्केट को टारगेट करना है तो उसके लिए भी हमें सपोर्ट करें। ठीक है। और अगर हमें रोल बैक शेड्यूल करना पड़े, कि क्या मतलब रोल बैक शेड्यूल का मतलब ये है कि हमने ये 2 हफ्ते जो है ना अपनी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, लेकिन वो अच्छी साबित नहीं हुई, हम चाहते हैं कि वापस पुरानी चीज़ हो जाए। तो इसका मतलब कि अगर आप अपने एक्टिविटीज़ को रोल बैक करना चाहें तो वो भी हो सके। समझ आई बात की। तो ये जो है मसला फर्ज किया आपने ये पॉलिसी ये की कि जो है जो हमारे पास कस्टमर है उनको पहले हम 15% डिस्काउंट देते थे, अब हमने 12% कर देने हैं। ठीक है, और 2 हफ्ता चलाया तो पता चला जी ये तो कस्टमर ही कम होने शुरू हो गए। तो अब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए तो कहते जनाब वो भी जो पुराना आपने पिछले 2 हफ्ते आपने परचेजिंग की ना उसको भी हम 50% देंगे। तो आपको क्या करना है कि वो उसको रोल बैक करना, कि अभी इस 2 हफ्ते के अंदर जो आपने कस्टमर के साथ मामला किया है उसको पुराने के मुताबिक मामला करके अब सिस्टम को अपडेट करें। तो ये क्या है, रोल बैक स्केड्यूलिंग के ज़मरे में ये बात आती है। तो इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है।
उसके लिए आर्किटेक्चर वर्सेस डिज़ाइन। अब एक पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं कि किसी चीज़ को अच्छा कहने के लिए। एक पर्सपेक्टिव है कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर अच्छा है या कि नहीं। आर्किटेक्चर वेयर नॉन फंक्शनल डिसीजन आर कास्ट एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट आर पार्टीशन। क्या किया जाए जिसमें नॉन फंक्शनल डिसीजन को क्या किया जाए, कास्ट किया जाए, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पार्टीशन किया जाए। और डिज़ाइन क्या है, वेयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर अकम्प्लिश्ड। अब यहाँ पे देखिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको इलिटीज भी कहते हैं। इलिटीज क्यों कहते हैं, क्वालिटीज, क्वालिटीज से है ना। जैसे क्वालिटीज की मतलब रिलायबिलिटीज, ठीक है, और अडॉप्टेबिलिटीज, ठीक है, और पोर्टेबिलिटीज। ये जो भी इलिटीज है ना, जो ये सारी क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एलिटीज को क्या कहते हैं, तो क्या करना, एलिटीज को कास्ट करना, पार्टीशन करना। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट को क्या है, डिजाइन करना। तो यहाँ पे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इनका ताल्लुक किसके साथ है, आर्किटेक्चर से। क्या मतलब कि आपने क्वालिटी पैरामीटर अगर प्रोड्यूस करने हैं, उसने किसको चेंज करना है, आर्किटेक्चर। उसमें किसको चेंज करना है, आर्किटेक्चर। क्या मतलब कि आप ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर अडॉप्ट करें कि जो हमें वो क्वालिटी पैरामीटर्स अचीव हो जाए। और फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कैसे अच्छे आर्किटेक्चर को यूज करते हुए अच्छा डिजाइन कर सके जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। तो इसका मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक डिजाइन के साथ होता है, क्वालिटी के साथ नहीं होता। क्वालिटी का मतलब जैसे देखो ना, अगर हमने ये कहना कहा कि सर्च के, इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च की यूटिलिटी होनी चाहिए। अब सर्च का होना या ना होना ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसका क्वालिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फर्ज किया आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी आपने सर्च की एक्टिविटी डाली ही नहीं, तो आपने क्वालिटी तो अचीव ही नहीं की। क्वालिटी का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसका होना फंक्शनल रिक्वायरमेंट का अचीव कर देना है। फिर अगली बात है कि जी सर्च 2 सेकंड के अंदर करके ले आए, वो क्वालिटी वाली है। वो 2 सेकंड के अंदर सर्च तभी लाएंगे जब आप कहेंगे कि हम इसके लिए सर्चिंग का फलां एल्गोरिथम इस्तेमाल करें। वो किस चीज़ में आ गया, जो फलां का यूज करना आ गया, वो आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए कि ये 2 सेकंड में ढूंढ के ले आए। ठीक हो गया। तो क्वालिटीज का कंसर्न आर्किटेक्चर के साथ होता है और फंक्शन रिक्वायरमेंट का डिजाइन के साथ। अच्छा, आर्किटेक्चर मॉडल का एक एग्जांपल हमारे पास ये पावर सप्लाई का है। ये सॉरी, ये हमारे पास पावर सप्लाई है, ठीक है। ये कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर किस किस के साथ अटैच है, ये पंप के साथ अटैच है, ठीक है। ये नीडल असेंबली के साथ है, ये ब्लड सेंसर के साथ है, ये इंसुलिन रेजरवायर के साथ है, ये अलार्म के साथ है, डिस्प्ले करता है, ये क्लॉक के साथ है, ठीक है। ये किसी सिस्टम का जो है, आपको पता है जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी आपने पढ़ा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप को शो किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन पेजेस है। एप्लीकेशन पेजेस पर क्या, ये जो आपका सॉफ्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है उसका जो है एप्लीकेशन पेजेस आ गई, ये प्रेजेंटेशन लेयर आ गई, फिर ये यूज़र इंटरफेसेस आ गए। और ये यूज़र इंटरफेसेस जो है वो बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, और बिजनेस लॉजिक लेयर जो है डाटा एक्सेस लेयर के साथ इंटरेक्ट करती है। डाटा एक्सेस लेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन। अब यहाँ पे ये जो वेब बेस है, इसके अंदर यहाँ पे वेब पेजेस, एप्लीकेशन पेजेस और यूज़र इंटरफेसेस, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, और ये बिजनेस लेयर, और डाटा एक्सेस लेयर, और एप्लीकेशन। ये वेब के अंदर जो है, जो टायर का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो इंटरफेस है उसको अलग रखा जाए,
बिजनेस लॉजिक को अलग रखा जाए, ठीक है, और जो है एप्लीकेशन लेयर को अलग रखा जाए। इसका क्या मतलब है, पहले ये होता था कि एक ही डेवलपर सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता था, और एक सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज का मतलब होता था कि सारा सॉफ्टवेयर अफेक्ट करे। अब जो नया कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का है टायर के अंदर, ये है कि अगर आप जीयूआई चेंज कर रहे हैं तो उससे सॉफ्टवेयर अफेक्ट नहीं करेगा। आपने जीयूआई का डिजाइन किया, उसको डिप्लॉय कर दिया सॉफ्टवेयर रनिंग। आपने एप्लीकेशन लेयर के अंदर चेंज किया तो रनिंग। आपने बिजनेस लॉजिक चेंज की, रनिंग। यानी सारा सिस्टम हर एक जो है अलग अलग चल रहा होता है, अलग अलग मॉड्यूल में चल रहा होता है। तो आप जस्ट उसमें चेंज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सारा सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका रिक्वायर है उसी को चेंज करने की जरूरत है। ये दो एग्जांपल हैं, एक ये हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई कि ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल का लग रहा है जिसके अंदर नीडल असेंबली है, पंप है, और यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये विंस्टर मिस्ट्री हाउस है, 30 ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, 147 बिल्डर्स, 0 आर्किटेक्ट, 160 रूम, 40 bedroom, 6 kitchen, 2 basement, 950 doors, 65 door to blank wall, 30 staircases, abundant, or 24 skylights in the floor. No architecture blueprint ready. अब ये एक मिस्ट्री हाउस है। ये क्या है, मिस्ट्री हाउस है जिसका कोई नक्शा नहीं था, लेकिन इसके अंदर 36 साल लग गए बनाते हुए। एंड 147 बिल्डर्स थे, और आर्किटेक्चर कोई भी नहीं था। इतने दरवाजे थे, और नो आर्किटेक्चर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। सर जी, जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ट्रेड ऑफ का मीनिंग बताइएगा। ट्रेड ऑफ, अब इसको किस पर्सपेक्टिव में लेना चाहते हैं? ट्रेड ऑफ को किस पर्सपेक्टिव में लेना चाह रहे हैं? सर यानी सर इसका मीनिंग नहीं समझ आया सर, ये अभी सेकंड मखल पेज पे आपने बता। आप चलिए सेकंड पेज पे भी देख लेते हैं, और पहले इसका जो है इसका आपको मीनिंग भी करनी है। यहाँ पे नहीं कर देगा, ठीक है। अच्छा, वो खैर वो तो वहाँ पे तो नहीं मिलेंगे काम, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड ऑफ क्या करते हैं। ट्रेड ऑफ, नहीं, ट्रेड ऑफ क्या है जी? A balance achieved between two desirable but incompatible features, a compromise, a trade-off between objectively and relevant। यानी आप इसको कह लें कि चीज़ों को बैलेंस करके, मसलन फर्ज किया वहाँ पे एक ट्रेड ऑफ को पर्सपेक्टिव वहाँ पे था कॉस्ट वर्सेस वर्सेस बेनिफिट। अब कॉस्ट यानी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और उससे जो फायदा है, अगर वो बैलेंस करके चले ना, तो इसका मतलब ट्रेड ऑफ अचीव हो रहा है। या इसको और देखते हैं एक सेकंड, यहाँ पे ये देखना वही बता रहा है, ट्रेड ऑफ बिटवीन मनी एंड टाइम बिटवीन बेनिफिट्स है इसे, या ये ट्रेड ऑफ की ओरिजिन, अपॉर्चुनिटी वर्सेस कॉस्ट,
वही है, बैलेंस करना ही है बेसिकली। ट्रेड ऑफ मतलब में क्या है, बैलेंस करना ही है दो एंटिटीज को दरमियान क्या करना, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट हो गया, ठीक है, वर्क वर्सेस सैलरी हो गया, ये क्या है ट्रेड ऑफ। अपॉर्चुनिटी वर्सेस कॉस्ट हो गया, गुर्बत वर्सेस महंगाई हो गया, ठीक है, तो ये क्या है ट्रेड ऑफ। चलो जी, अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा।